गुड मॉर्निंग टू ऑल यूपीएससी एस्पिरेंट्स। तो जो आज हम यूपीएससी का टॉपिक डील करेंगे वो है इन्वायरमेंट के एग्रीकल्चर सब पार्ट से। और जो ये टॉपिक हम डील करेंगे वो मेरी डॉक्टर सुनील और यदु भारद्वाज की बुक है इन्वायरमेंट इकोलॉजी बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। ये बुक है, ये लगभग हमारे 2 ईयर की ट्रेनिंग और फील्ड एक्सपीरियंस के बेस पे है और 7 मॉड्यूल में बांटा है। तो जो एग्रीकल्चर है वो मॉड्यूल है जो मेरा लगभग 2013 के बाद मैं इवॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन पेपर को। तो 2013 से 20 के बीच में एग्रीकल्चर के हर साल लगभग 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। जबकि जब आप इन क्वेश्चन का एनालिसिस करोगे तो आप इन क्वेश्चन की जो हमारा एमटी बेस्ड क्वेश्चन है कि मल्टीपल टाइप ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसमें सबसे लेंथी आंसर या लेंथी ऑप्शनल है वो एग्रीकल्चर के होते हैं। जबकि आप पॉलिटी और इकोनॉमी है उनके ऑप्शनल बहुत सिंप्लीफाई है, लेकिन एग्रीकल्चर के एसोसिएटेड टॉपिक के ऑप्शनल हैं उसमें काफ़ी लेंथी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ एनी प्रैक्टिस का दिया होता है। तो आज हम लगभग पिछले आने वाले 5 या 7 क्लास में हम पहले एग्रीकल्चर के बेसिक थीम्स को करेंगे और बाद में पिछले 7 या 8 साल के आए हुए क्वेश्चन पेपर को डील करेंगे कि कैसे हम एग्रीकल्चर के इन 5 या 7 क्वेश्चन को अल्टीमेटली अगर आप लगभग आप ये एज्यूम करें कि जो 2 या 4 मार्क्स से बच्चे रह रहे हैं ना, उसमें इन क्वेश्चन का बड़ा क्रिटिकल रोल होता है। तो सबसे पहले हम सम क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। क्रॉप रोटेशन, तो क्रॉप रोटेशन का सिंपल आप फील्ड में जाते हो तो जैसे आप राइस और वीट हमारे नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के डिफरेंट फील्ड में होता है। तो राइस है हम समर में, वीट विंटर में लगाते हैं। इसका मतलब सेम पीस ऑफ लैंड पे दो क्रॉप लगा रहे हैं। तो सिंपल है, सक्सेशन ऑफ क्रॉप सेम पीस ऑफ लैंड पूरे साल में, तो दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। लेकिन अगर आप राइस और वीट ही लगाते जाओगे तो जैसे राइस प्लांट है इसकी रूट है वो ऑप्टिमम डेप्थ तक है या वीट की ऑप्टिमम डेप्थ तक है, तो ये एक इक्वल सॉइल होरिजन में से न्यूट्रिएंट का एक्सट्रैक्ट करेंगे। अगर इक्वल सॉइल होरिजन में से न्यूट्रिएंट का एक्सट्रैक्ट करेंगे तो सॉइल की डिटोरेशन होगी और सॉइल की फर्टिलिटी घटेगी। इसलिए जो कंसर्न बार बार हमारे पॉलिसी मेकर के सामने है कि हम प्रॉपर क्रॉप रोटेशन फॉलो करें। लाइक अगर आपने 5 या 7 साल या 10 साल राइस वीट का करो तो अब आप चेंज करो। राइस वीट से अब नया कंसेप्ट आया कि आप मेज मस्टर्ड पे ग्रो करो ताकि अलग अलग जोन से न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करें और सॉइल को डिटोरिएट नहीं हो। और राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम के अदर नेगेटिव इम्पैक्ट है जो हम मेंस के टाइप में करेंगे। तो दैट इज़ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का सिंपल है, आपको राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम की पिक्चर अपने माइंड में बनानी है। ऐसे ही क्रॉपिंग सिस्टम होता है। क्रॉपिंग सिस्टम का मतलब जो आप क्रॉप पैटर्न यूज कर रहे हो पूरे साल में, उसका फार्म के रिसोर्सेज के साथ क्या इंटरेक्शन है। क्या फार्म में ट्रैक्टर है या आपके पास एनिमल बाउंड डिफरेंट टाइप के हल हैं, या आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, इरिगेशन का कौन सा सोर्स है। तो क्रॉपिंग सिस्टम का सिंपल सा मतलब है कि क्रॉपिंग पैटर्न और इंटरेक्शन विद फार्म रिसोर्सेज, दैट इज़ क्रॉपिंग सिस्टम। उसके बाद में जो इवोल्यूशन हुआ है एग्रीकल्चर का वो हुआ है मोनोकल्चर से। मोनोकल्चर से मतलब आप इस सेम पीस ऑफ लैंड पे एक क्रॉप ग्रो कर रहे हो। जैसे हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में करते हैं कि बाजरा ही बाजरा ग्रो करते हैं, तो बाजरा ही बाजरा ग्रो करते हैं। तो अब ये क्रॉप है वो वहाँ के पैथोजन के प्रति ससेप्टेबल हो जाती है, न्यूट्रिएंट को डिटेरियोरेट करती है, और अगर कभी कभी अगर ड्रोट है तो ड्रोट कंडीशन में क्रॉप है वो फेल भी हो जाती है। इसलिए मोनोकल्चर है वो एडवांस फार्मिंग में जनरली अवॉइडेबल होता है। क्यों? क्योंकि पेस्ट एंड डिजीज है इसके प्रति ससेप्टेबल होता है और सोइल को डिटेरियोरेट करता है। तो मेंस में ये पूछेंगे, जैसे अगर प्री में पूछते हैं कि मोनोकल्चर लीड टू डिटेरियोरेशन ऑफ सोइल फर्टिलिटी एंड इट विल मेक क्रॉप ससेप्टेबल टुवर्ड्स पेस्ट एंड डिजीज। ऑप्शनल काफ़ी लंबा है, लेकिन अगर आपकी कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग है ना तो आप इसको एलिमिनेट करके आप इस मार्क्स को ले सकते हैं। ऐसे ही मल्टीपल क्रॉपिंग है, जैसे कि अगर हम सेम पीस ऑफ लैंड पे 2 क्रॉप 3 क्रॉप है, जैसे अगर आपने राइस वीट है या मेज मस्टर्ड है, इसके बीच में ओनियन या वेजिटेबल ले लिया, तो डिफरेंट टाइप की क्रॉपिंग है। तो अगर डिफरेंट टाइप की क्रॉपिंग है तो सिंपल इंटेंसिटी ऑफ क्रॉप बढ़ जाएगी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फार्मर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, फार्मर की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, इसके अलावा सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाएगी। ये टर्म्स हैं, ये मेंस एसोसिएटेड है। हम अभी हमारा फोकस है वो प्री ओरिएंटेड है। इसके अलावा एक जो बड़ा ही बेसिक कंसेप्ट है इंटरक्रॉपिंग और मिक्स क्रॉपिंग एंड मिक्स फार्मिंग। तो इसमें सिंपल सा डिफरेंस इंटरक्रॉपिंग है। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब क्या होता है? मिक्स क्रॉपिंग का मतलब है कि अगर आप किसी फार्म लैंड है इसमें डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो कर रहे हो विदाउट एनी फिक्स रो पैटर्न, कोई रो पैटर्न नहीं होता फिक्स, तो दैट इज़ मिक्स क्रॉपिंग।
लेकिन अगर आपने फिक्स रो पैटर्न यूज कर लिया है कि आपने 3 रो हैं वो वीट की लगा दी हैं, 2 रो मस्टर्ड की लगाती हैं, तो दैट इज़ इंटरक्रॉपिंग। बहुत ही बेसिक डिफरेंस है मिक्स क्रॉपिंग और इंटरक्रॉपिंग में। मिक्स क्रॉपिंग का मतलब ग्रोविंग 2 और मोर क्रॉप टुगेदर सेम पीस ऑफ लैंड, लेकिन फिक्स रो पैटर्न नहीं होता, जबकि इंटरक्रॉपिंग में फिक्स रो पैटर्न होता है। और अगला है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि आपके क्रॉप के साथ में आप पोल्ट्री भी कर रहे हो, आप पोल्ट्री के साथ में आप एपीकल्चर भी कर रहे हो, आप पोंड के कोई भी कल्चर कर रहे हो, डिफरेंट टाइप की कल्टीवेशन कर रहे हो। तो ये एक मेथड है कि अगर आपको इंडियन फार्मिंग को एडवांस करना है तो आपको मोनोकल्चर को मल्टीपल क्रॉपिंग में बदलना है या मल्टीपल क्रॉपिंग को मिक्स फार्मिंग में बदलना है, जिससे फार्मर प्रोडक्टिविटी पर यूनिट एरिया बढ़ जाए, पर यूनिट वाटर रिसोर्स बढ़ जाए, फार्मर की इनकम बढ़ जाए, फार्म एरिया की सस्टेनेबिलिटी बढ़ जाए, इन्वायरमेंट इंडेक्स इम्प्रूव हो। तो दैट इज़, लेकिन अगर आपको प्री में देखोगे तो आपको सिंपल सा यही पूछेंगे कि मिक्स क्रॉपिंग है वो फिक्स रो पैटर्न नहीं होता है, और इससे अगर एक क्रॉप है वो पेस्ट के प्रति ससेप्टेबल होगी तो दूसरी क्रॉप है वो बच जाएगी। एक क्रॉप अगर पेस्ट के प्रति ससेप्टेबल हो गई जैसे मोनोक्रॉपिंग में, तो दूसरी क्रॉप बच जाएगी। तो मिक्स्ड फार्मिंग और इंटरक्रॉपिंग है वो फार्मर है उसकी सर्वाइवल है उसको बढ़ा देती है। जैसे कि ऑप्शन में दे देंगे कि मिक्स फार्मिंग है लीड टू इंक्रीज फार्मर इनकम एंड मेक फार्मर मोर रेजिस्टेंस टुवर्ड्स डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोट। सो दैट इज़ बेनिफिट ऑफ मिक्स फार्मिंग। लेकिन वो बेनिफिट है वो ऑप्शनल में पूछेंगे प्री में, और आपको ऑप्शनल को एलिमिनेट करना आना चाहिए इसमें। ऐसे ही अब डिफरेंट टाइप के सिस्टम है, जैसे टोंगिया सिस्टम है, कंटूर फार्मिंग है। कंटूर फार्मिंग जैसे ज्योग्राफी का फेमस टर्म इक्वल एलिवेशन पॉइंट को कंटूर कहते हैं। अगर उन इक्वल एलिवेशन पॉइंट पे आप फार्मिंग कर रहे हो तो कंटूर फार्मिंग है। अगर इससे क्या होगा, अगर आप फार्मिंग कर रहे हो तो आप स्लोप है उसको बढ़ा रहे हो, तो आप स्लोप बढ़ा रहे हो तो वाटर है इसकी वेलोसिटी घटा रहे हो, तो इससे सोइल एंड वन ऑफ कंटूर फार्मिंग वन ऑफ द मेजर ऑफ कंजर्वर रेन वाटर और सोइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन, तो इससे इरोजन कम होएगा। तो वो एक ऑप्शन में दे देंगे कि जैसे 3 ऑप्शन बना दिए उन्होंने कंटूर फार्मिंग से कि भाई इक्वल पॉइंटों पे फार्मिंग है, बाद में इट लीड टू इंक्रीज सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज, इट लीड टू इंक्रीज इरोजन, नहीं ये इरोजन है वो डिक्रीज करता है कंटूर फार्मिंग। तो इस तरह से, क्योंकि यूपीएससी में जो क्वेश्चन पेपर बनाते हैं वो थिंकर होते हैं कि कैसे हम बच्चे को इवोल्व करें। ऐसे टोंगिया सिस्टम है, तो जैसे टोंगिया सिस्टम जनरली मैं आपको ये कैसे इवोल्व हुए हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड टोंगिया सिस्टम है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या हुआ कि जैसे पहले फॉरेस्ट एरिया होते थे, जो भी फॉरेस्ट एरिया होते थे उसके साइड में जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग कम्युनिटी होती थी, वो एग्रीकल्चर इवोल्व हुए तो वो कुछ एरिया को अगर जला देते थे या साफ़ करके क्रॉप करते थे कि भाई हम 2 सीजन में क्रॉप कर लें, 3 सीजन में क्रॉप कर लें। उसके बाद में वो इस एरिया से मूव करके अदर एरिया में चले गए, उसके बाद में तीसरे एरिया में चले गए, तो शिफ्ट करते गए अपने एरिया को। तो शिफ्ट करते गए तो इसका जैसे ज्योग्राफी में तो सिंपल है कि जैसे जीसी लियोंग में दिया है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के डिफरेंट नाम है, लेकिन एग्रीकल्चर ओरिएंटेड प्री में क्या पूछेंगे कि इससे सोइल की फर्टिलिटी डिटेरियोरेट होती है। यस, स्लेश एंड बर्न करोगे तो फर्टिलिटी डिटेरियोरेट होती है। माइक्रोबियल मतलब माइक्रोब्स हैं, बायोम्स को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ज़रूर करता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो बायोम्स को भी नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन के अनदर नेगेटिव बेनिफिट हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ये ओवरऑल लैंड को डिटेरियोरेट करता है, लेकिन कुछ बेनिफिट भी हैं। अगर वो दे दे कि भाई शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इससे वीड हैं वो रिमूव हो जाती हैं, जो नेचुरल बात है, वीड का रिमूव होता है, तो इट्स जनरली हम कहेंगे कि ये वीड सप्रेशन में यूज हो सकता है। यस, अगर ये ऑप्शन आ जाए तो। और एक और जो हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अगर आप सोचोगे तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन से डिफॉरेस्टेशन होता है। आपको पता है फॉरेस्ट लैंड को रिमूव करेंगे जिससे डिफॉरेस्टेशन होता है। तो आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बस स्लेश एंड बर्न यहाँ तक नहीं रहना है, इसके क्या इम्पैक्ट है वो एनालिसिस करने हैं, वो ऑप्शनल में आते हैं। ऐसे टोंगिया सिस्टम होता है। टोंगिया सिस्टम जैसे म्यांमार में इवोल्व हुआ है कि वैसे ये फॉरेस्ट लैंड थी पहले, इसके साइड में कुछ खाली लैंड थी, ठीक है। तो जो डिपार्टमेंट के पास फॉरेस्ट लैंड होती थी म्यांमार में, तो इस खाली ज़मीन पे क्या करते थे कि जो अपने लेबर होते थे उनको कहते थे कि आप अपने सर्वाइवल के लिए क्रॉप ग्रो कर लो। तो वो टोंगिया सिस्टम का मतलब है कि डिपार्टमेंटल फार्मिंग होगी और बाद में यहाँ क्रॉप हो गई, यहाँ फॉरेस्ट होगी, तो इसके बाद में इसी से एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम इवॉल्व हुआ है।
और एग्रो फॉरेस्ट्री से बाद में सोशल फॉरेस्ट्री इवॉल्व हुआ है। यहाँ क्या हो रहा है, आप फॉरेस्ट एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हो, क्योंकि ट्रेडिशनल फॉरेस्ट एरिया में एग्रीकल्चर कर रहे हैं, जबकि सोशल फॉरेस्ट्री में हम अनकन्वेंशनल एरिया में फॉरेस्ट्री कर रहे हैं, जिसके फूड फोर्ड फ्यूबर फाइबर F3 F5 जो है वो बेनिफिट हैं। तो कंसेप्ट इवॉल्व हुए हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, टोंगिया सिस्टम है, एग्रो फॉरेस्ट्री है, सोशल फॉरेस्ट्री है, जिसको आप डिफरेंट टाइप की फॉरेस्ट्री कहते हो, फार्म फॉरेस्ट्री है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, ऑल आर टाइप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री। तो जैसे इसमें टोंगिया सिस्टम में बुक में बहुत ही क्लियर दिया है, रेजिंग फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर कैसे इवोल्व हो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जहाँ फॉरेस्ट एरिया थे वहाँ लेबर रहते थे, उन लेबर को अपने सर्वाइवल के लिए क्रॉप ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी दी, और ये डिपार्टमेंटल टोंगिया सिस्टम हुआ। लेकिन वन ऑफ द शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, फर्टिलिटी डिटोरेट होती है आपकी, सिंपल है कि क्रॉप है, लैंड की डिटोरेशन होती है। इसके अलावा एक कंसेप्ट है ट्रैप क्रॉप। ट्रैप का वर्ड सिंपल है कि क्रॉप को ग्रो करेंगे, ये क्रॉप है इसको ग्रो करेंगे किसी को ट्रैप करने के लिए। ट्रैप किसको करेंगे, पेस्ट को, कि पेस्ट इन क्रॉप पे अटैक करे, और इस क्रॉप में कुछ इस टाइप के पॉइजन या इस टाइप की ट्रैपिंग मैकेनिज्म होती है जिससे हम पेस्ट को ट्रैप कर दें और क्रॉप को नुकसान होने से बचाया जा सके। सो दैट इज़ ट्रैप क्रॉप। इसके बाद में एक है एलिलोपैथी। जैसे मैंने आपको इंटरक्रॉपिंग बताया था कि आपकी एक फिक्स रो पैटर्न में क्रॉप ग्रो करेंगे, भाई इधर वीट लगा दिया, इधर मस्टर्ड लगा दिया। तो अब इनकी जैसे आपका प्लांट लगा है, ये रूट है, लीफ है, लीफ में आपका ये ऑपरेशन होता है, रूट से डिफरेंट टाइप के एक्जुडेट्स निकलते हैं, रूट से डिफरेंट टाइप के एक्जुडेट्स निकलते हैं। अगर ये रूट एक्जुडेट्स है, वीट के एक्जुडेट अगर मस्टर्ड को नुकसान करेंगे तो वो इंटरक्रॉपिंग सक्सेस नहीं है ना। तो सिंपल है कि एलिलोपैथी दो प्लांटों के बीच में ऐसा इंटरेक्शन है जिसमें प्लांट ए से जो केमिकल रिलीज हुआ वो प्लांट बी को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है, ए से जो केमिकल रिलीज हुआ वो प्लांट बी को नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। ट्रेडिशनली मतलब नेगेटिव बायोकेमिकल इन्फ्लुएंस वन प्लांट बाई अनदर प्लांट। इसका आप जैसे पाइन फॉरेस्ट में देखोगे तो पाइन की निडल हैं वो ऐसे एसिड प्रोड्यूस करते हैं जो फॉरेस्ट फ्लोर है वहाँ वेजिटेशन को नहीं होने देता। तो इसलिए पाइन फॉरेस्ट में आपका पीपुल का मूवमेंट काफ़ी ईजी है। ऐसा ही ब्लैक वॉलनट भी एलिलोकेमिकल रिलीज़ करता है, वो एलिलोकेमिकल है अदर प्लांट के लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो आपको वो जैसे इसमें एक कंसेप्ट मैंने बताया ना कि उन्होंने पूछ लिया कि भाई इंटरक्रॉपिंग करते समय एलिलोपैथी प्रिंसिपल है उसको केयर करना चाहिए, लेकिन ये बच्चों को पता नहीं होता। वो मस्ट है, अगर इंटरक्रॉपिंग में एलिलोकेमिकल अगर एक क्रॉप ने निकाला दूसरे नुकसान हो गया तो क्रॉप ग्रो ही क्यों करेंगे, तो अपना कंसेप्ट ही फेल हो गया है। ऐसे डिफरेंट टाइप की लेग्यूम भी डिफरेंट टाइप की क्रॉप ग्रो करते हैं। तो अब तो क्रॉपिंग सिस्टम इवॉल्व हो गया था, लेकिन जब इनिशियल फेज में एग्रीकल्चर डेवलप हुई थी तो एलिलोपैथी के कारण काफ़ी ज़्यादा फार्मर डिफरेंट टाइप के डिजास्टर भी फेस किए हैं। तो एलिलोपैथी का सिंपल कंसेप्ट है कि एक क्रॉप ने जो रूट एक्जुडेट्स निकालते हैं वो दूसरी क्रॉप पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, दैट इज़ एलिलोपैथी, दैट इज़ एलिलो। ये ऐसे इमर्जी मैंने कहा था ना, अगर आप मेंस में देखो कि पहले शुरू में हंटिंग एंड गैदरिंग हुई थी, बाद में डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट थे, उसके बाद में शिफ्टिंग कल्टिवेशन, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, नाउ वी आर एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस हैं, एग्री बिजनेस आ गए हैं, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, सो दीज ग्रीन हाउस गैसेज आ गए हैं। तो इस टाइप से आपको फ्लो में रिप्रेजेंट करना चाहिए एग्रीकल्चर को। जैसे यहाँ से ये सब कंसेप्ट है ना, शिफ्टिंग कल्टिवेशन है, यहीं टोंगिया सिस्टम है, जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है वो मोनोक्रॉपिंग है, बाद में कॉमर्शियल एग्रीकल्चर है, मिक्स फार्मिंग आ गया, तो सब लिंक्ड कंसेप्ट हैं। ऐसे ही आजकल जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो कोविड पेंडेमिक में पेंडेमिक टर्म का बड़ा ही यूज हो रहा है, तो पेंडेमिक टर्म के पता होना चाहिए। तो पेस्ट क्या होता है, पेस्ट का मतलब कोई भी इंसेक्ट है जो क्रॉप को नुकसान करता है, दैट इज़ पेस्ट है। तो पेस्ट हैं वो 3-4 टाइप के होते हैं, एंडेमिक पेस्ट और पेंडेमिक पेस्ट। एंडेमिक टर्म ही बताती है, एंडेमिक है वो टर्म बताती है कि ये पार्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, जबकि पेंडेमिक है ग्लोबल है। जैसे मैंने यहाँ बताया है कि एंडेमिक व्हेन ए डिजीज इज मोर और लेस अकरिंग ईयर आफ्टर ईयर इन मॉडरेट टू सीवियर फॉर्म इन लोकेशन, एक पार्टिकुलर एरिया होता है। एंडेमिक का मतलब पार्टिकुलर रीजन में होते हैं, ईयर आफ्टर ईयर आती हैं। तो इस जैसे है जो दार्जिलिंग हिल है, इसमें वार्ड डिजीज ऑफ पोटैटो है, तो दैट इज़ एंडेमिक पेस्ट है। जबकि जो एपिडेमिक होता है ये बड़े एरिया में आते हैं, जबकि पेंडेमिक होती है वो लार्जर पूरे ग्लोबल, व्हेन एन एपिडेमिक स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, दैट इज़ पेंडेमिक। तो सिंपल है। तो एंडेमिक और पेंडेमिक और में अगर आप देखो किस में क्रॉप का लॉस ज़्यादा होता है, पेंडेमिक में कौन सा मोर सीवियर होता है, पेंडेमिक मोर ज़्यादा सीवियर होता है। और एंडेमिक होता है वो तो किसी पार्टिकुलर एरिया में कन्फाइंड होता है,
अगर ये पेस्ट आ गया, मानो ऐसा होता है, इस एरिया में पेस्ट आ गया और इस पेस्ट को फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन मिल गई, ह्यूमिडिटी मिल गया, टेम्परेचर मिल गया, तब तो ये सीवियर इम्पैक्ट कर देगा किसको, क्रॉप को। अगर इसको फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं मिली तो ये मॉडरेट इम्पैक्ट करेगा। तो वो सब आपका एनालिसिस है। ऐसे ही पेंडेमिक होता है। अगर पेंडेमिक जैसे आपका कोविड पेंडेमिक है, कोविड पेंडेमिक को फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे मिली? फेवरेबल हम कहते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन कंडीशन मिल गई है कि इसका अगर इसका म्यूटेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो, डिफरेंट टाइप के म्यूटेंट चल रहे हैं। उसके बाद में जैसे हमारे पास अभी तक हमारा जो जीनोटाइप है वो इसके प्रति रेजिस्टेंस नहीं है, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो मोल ससेप्टेबल है। ऐसे ही क्रॉप में होता है कि आपने फॉरेस्ट को बर्न किया, उसके बाद में आप सेम टाइप की वैरायटी लगा रहे हो, तो सेम टाइप की वैरायटी है तो वो ससेप्टेबल होती जा रही है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो भी कोविड वायरस के प्रति ससेप्टेबल हुआ है। क्योंकि जो हमारा जीनोटाइप है उसमें अभी तक रेजिस्टेंस इसके विरुद्ध जनरेट नहीं हुई है। बाद में इसी प्लांट से बाद में क्वारंटाइन कंसेप्ट आया, प्लांट क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन का मतलब है कि अगर आप जैसे प्लांटिंग मटेरियल ला रहे हो तो वो आपको फैलने से रोकना है। ऑल एक्टिविटी डिजाइन टू प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन स्प्रेड ऑफ पेस्ट। और आप अगर ये पेस्ट है तो आप ये करोगे, ये पेस्ट इस एरिया में रहे तो इसका इंट्रोडक्शन दूसरे एरिया में नहीं हो, स्प्रेड नहीं हो, अदरवाइज इसको इरेडिकेट करना है इसी एरिया में, तो दैट इज़ प्लांट क्वारंटाइन है। अब आप डिफरेंट टाइप की क्वारंटाइन है, आप वो प्लांट क्वारंटाइन अगर एक होता है फॉरेन क्वारंटाइन, एक होता है डोमेस्टिक क्वारंटाइन। फॉरेन क्वारंटाइन का मतलब आप जो इंट्रोडक्शन है, स्प्रेड है, वो फॉरेन पेस्ट का वहीं रोक दोगे ताकि वो दूसरी कंट्री में नहीं आए। डोमेस्टिक क्वारंटाइन का मतलब आप अपनी लोकेलिटी में, इंडिया है उसने बंगाल में ही रोक दिया, दैट इज़ डोमेस्टिक क्वारंटाइन है। और जब आप फॉरेन से लाते हो कोई भी प्लांटिंग मटेरियल है तो उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए भाई, फाइटोसैनिटरी। जैसे अभी आपसे टेस्ट के आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट मांग रहे हैं, इसी तरह से अगर आप डिफरेंट टाइप के प्लांटिंग मटेरियल बाई एयर के द्वारा लाना चाहते हो तो आपसे वो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट मांगते हैं कि ये स्प्रेड होने की पॉसिबिलिटी कम होनी चाहिए, तो दैट इज़ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है। ये सर्टिफिकेट मतलब मॉडल सर्टिफिकेट होता है जो आईपीपीआर मांगता है कि भाई ऑल क्राइटेरिया पूरा है, ये वीड नहीं बन सकता, दैट इज़ फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि पेंडेमिक एरा चल रहा है तो आपको एंडेमिक और पेंडेमिक का पता होना चाहिए, क्वारंटाइन इवोल्व कैसे हुआ है और फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट क्या होता है। उसके बाद में एक जो हमारा अगला कंसेप्ट है वो है फिरोमोन्स का। फिरोमोन्स का सिंपल मीनिंग होता है कि ऑल केमिकल विच आर यूज इन, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ स्पीसीज। आपस में कम्युनिकेशन के लिए जो केमिकल यूज करते हैं उनको फिरोमोन्स कहते हैं। तो फिरोमोन्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे एक होता है सेक्स फिरोमोन, एक होता है अलार्म फिरोमोन। अब सेक्स फिरोमोन जनरली है वो फीमेल है, वो स्प्रेड, जो सेक्स फिरोमोन है जनरली फीमेल है, उसके द्वारा रिलीज होता है और मेल को अट्रैक्ट करती है। लेकिन एग्रीकल्चर में सी क्या इंपॉर्टेंट होती है कि हम सेक्स फिरोमोन, आर्टिफिशियल सेक्स फिरोमोन को स्प्रेड करके डिफरेंट टाइप की स्पीसीज़ को एक साथ अट्रैक्ट करेंगे और उनको मास ट्रैपिंग या मास डिस्ट्रॉयड कर देंगे। ऐसे ही अलार्म फिरोमोन आपने देखा हो, कभी कभी इंसेक्ट है वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और बाद में डिस्पर्स हो जाते हैं, तो दैट इज़ अलार्म फिनोमेन, एग्रीगेशन और डिस्पर्स करने के लिए जो फिरोमोन यूज होते हैं। लेकिन इसमें कंसेप्ट है जो आपको मेंस के लिए, प्री के लिए ध्यान रखना है कि इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है फिरोमोन्स, जबकि एलिलोकेमिकल होता है वो इंटर स्पेसिफिक के लिए यूज होता है। तो मतलब जनरली वही गेम खेलेंगे कि भाई सेक्स फिरोमोन आर यूज फॉर मास ट्रैपिंग ऑफ क्रॉप, ठीक है, फिरोमोन्स है आर इंटर स्पेसिफिक कम्युनिकेशन ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ ये गेम खेल गई यूपीएससी, यहाँ गेम खेल सकती है वो। इसके बाद में अलार्म फिनोमोन होता है वो प्रेजेंस ऑफ नेचुरल एनिमी का बताते हैं, और सोशल इंसेक्ट है वो ट्रायल फिनोमिना है, जैसे आपको जो येलो वास्प है वो काटती है तो दैट इज़ ट्रायल फिनोमिना होते हैं जो रिलीज़ किए जाते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप के बायो, जैसे बायो पेस्टिसाइड है, बायो हर्बिसाइड है। बायो पेस्टिसाइड का मतलब हम ऐसे बायो प्रोडक्ट यूज करेंगे जो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं। पैथोजेनिक माइक्रोब और दे प्रोड्यूस टॉक्सिन प्लांट यूज एज ए सप्रेस टू इंसेक्ट पॉपुलेशन। लेकिन ऐसे बायो एजेंट जिससे हम इंग्रेडिएंट बना सकते हैं और इससे हम पेस्ट को कंट्रोल करें। लेकिन बायो पेस्टिसाइड का सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है कि ये होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। भाई जैसे हमारे इन्वायरमेंट में तो A, B, C, D
4 टाइप के पेस्ट हैं, लेकिन सी और डी बेनिफिट्स हैं, ए और बी हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। तो ये बायो पेस्टिसाइड है, ये ए और बी को डिस्ट्रॉय करना चाहिए, सी एंड डी को नहीं करना चाहिए। अगर बेनिफिशियल को डिस्ट्रॉय कर दिया तो देन इट्स वेरी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन ओवर इकोसिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, होस्ट स्पेसिफिक होना चाहिए और कोई टॉक्सिक रिलीज नहीं करना चाहिए। बायो पेस्टिसाइड जनरली वो यही पूछे हैं कि इट्स ए इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी, यस। फॉर पेस्ट कंट्रोल, वन ऑफ द टूल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, यस, वन ऑफ द टूल ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। बट वो ऑप्शन दे देंगे इट मस्ट हैव होस्ट स्पेसिफिसिटी। तो आपको ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई बायो पेस्टिसाइड में होस्ट पे मतलब उसी होस्ट पे एक्टिव करना चाहिए जिस पे हम करना एक्टिव करवाना चाह रहे हैं, और टॉक्सिक रेजिड्यू जनरेट नहीं करना चाहिए। ऐसे ही हर्ब्स का मतलब वीड है, तो कोई ऐसे बायोलॉजिकल एजेंट जो वीड को किल कर रहे हैं दैट इज बायो हर्बिसाइड, उसमें भी होस्ट स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए और इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट में काम आता है। माइको हर्बिसाइड का मतलब ओनली माइको ऑर्गेनिज्म का यूज कर रहे हैं, जो ये कह सकते हैं कि माइको है वो इनर सर्किल है और बायो हर्बिसाइड आउटर सर्किल है। जैसे ऐसे माइको पेस्टिसाइड भी हो सकता है। इसके अलावा बोटनिकल्स हैं, जैसे नेचुरल प्रोडक्ट है, आपने देखा होगा लोग नीम की दातुन करते हैं, तो नीम है, तुलसी है, ओसिमम है, सेंटम है, इनका यूज करना एंटी माइक्रोबियल करने के लिए, दैट इज बोटनिकल्स। बोटनिकल्स का मतलब नेचुरल प्रोडक्ट विच एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी है, जो साथ साथ में वो बायोडिग्रेडेबल होना चाहिए, तो दैट आर बोटनिकल्स। तो नीम है, तुलसी है, ओसिमम है, ये बोटनिकल्स होते हैं। क्योंकि नीम में एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एजा डायरेक्टिन, तो एजा डायरेक्टिन होता है ये एंटी माइक्रोबियल प्रोडक्टिविटी वाला सब्सटेंट होता है। अब अगला कंसेप्ट है बायोचार। बायोचार तो एक या दो बार आया, और ये बायोचार का मतलब है कि आप एक ऐसा हम पायरोलिसिस के ऑर्गेनिक में कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल उसके पायरोलिसिस से एक वाइड ग्रेन जो पार्टिकल बनाते हैं उसको हम बायोचार कहते हैं, फाइन ग्रेन एंड पोरस सब्सटेंट। अब इससे क्या होगा, इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो ये ड्रोट कंडीशन में यूज हो सकती है, ठीक है। दूसरा है बायोचार है, इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा होता है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, सरफेस रिएक्टिविटी भी ज़्यादा हो सकती है, और इससे ग्रीन हाउस गैस है उसके मिटिगेशन में भी सहायता होती है, तो क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने भी है, सोइल की फर्टिलिटी को भी एड्रेस करता है, ड्रोट को भी एड्रेस करता है। तो आपने देखा होगा जो बायोचार ने क्वेश्चन पूछा है उसमें उसने एडवांटेज पूछे हैं बायोचार के, कि भाई सरफेस एरिया ज़्यादा है, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ज़्यादा है, सोइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा, कार्बन को सिक्वेस्ट्रेशन करेगा। ऐसे ही बायोगैस का कंसेप्ट है, तो बायोगैस का सिंपल मीनिंग होता है कि बस आप वो जो बायोगैस को आप समझ सकते हो कि मेथेन है वो मेजर सब्स्टिट्यूट है। ऐसे ही हम आगे बायो फोर्टिफिकेशन पढ़ेंगे, बायो ड्रेनेज पढ़ेंगे। तो बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब है कि आप न्यूट्रिएंट इनरिचमेंट करोगे, कि अगर आप जैसे कि आपके बाजरा है उसमें आपने फास्फोरस डाल के फास्फोरस इनरिच कर दिया, दैट इज़ बायो फोर्टिफिकेशन। राइस को भी जिंक इनरिच कर दिया, फेरस इनरिच कर दिया। ऐसे बायो ड्रेनेज है कि प्लांट का यूज करके वाटर को ड्रेन आउट करना, दैट इज़ बायो ड्रेनेज। बायो फ्यूल है, ये आपको पता ही है। सो दीज लाइक एग्रीकल्चर को जो यूपीएससी पूछती है वो आपको अगर बेसिक टर्म अगर आपको एड्रेस कर पाओगे ना, तो आप चीज़ों को क्वेश्चन को जो ऑप्शनल उनको एलिमिनेट करने में ज़्यादा हेल्प होगी। सो हम अदर सेक्शन में भी एग्रीकल्चर अभी 5 या 7 सेक्शन में करेंगे, लेकिन मेरा आपसे सभी से ये रिक्वेस्ट है कि आप कंसेप्ट को इवोल्व करना सीखो, कि जैसे आपके इंटरक्रॉपिंग कंसेप्ट से ही एलिलोपैथी एसोसिएटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से जैसे बायोचार है, बायो पेस्टिसाइड है, बायो हर्बिसाइड है, ये सब इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड फार्म मैनेजमेंट, तो डिफरेंट टाइप के इंटीग्रेटेड, क्योंकि इंटीग्रेटेड का मतलब आप सब इंटीग्रेट कर रहे हो, वन ऑफ द बायो, बाद में केमिकल, बाद में फिजिकल, बाद में मैकेनिकल, और इसके डिफरेंट बेनिफिट हैं, लेकिन कॉस्ट इफेक्टिवनेस होती है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ये टर्म हमेशा यूज होती हैं। सो हम आगे फर्दर लेक्चर में भी और चीज़ें करेंगे। सो